हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से डेडिकेटेड कंपटीटर्स आजकल की बिजी शेड्यूल में क्विज खेलने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते होंगे, या यूँ कहें कि मौका ही नहीं मिलता होगा। और अगर मौका भी मिल जाए तो लेजीनेस, क्योंकि क्विज सॉल्व करने में आपको स्वयं का ध्यान देना होता है। तो इसका इलाज हमारी टीम ने निकाला है, जिसमें आपका ध्यान हम लगवाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए हम आपके लिए एक नई मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने एजुकेटेड इंडिया के टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड किए जाने वाले डेली के 50 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन वीडियो फॉर्म में उसी दिन हम आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आप सब डेली क्विज का रिवीजन वीडियो रूप में कर सकें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो टुडेज क्विज एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, एजुकेटेड इंडिया स्मार्ट क्लासेस हमारी क्लासेस हैं, जिनमें हम रेलवे, एनडीए, बैंक, एसएससी, नर्सिंग और यूजीसी नेट की तैयारियां करवाते हैं। विशेष रूप से हम एमपीपीएससी की तैयारी करवाते हैं। आप में से इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो कि काफ़ी हाई क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्विज का एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एंड बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने किया था, जिसमें उनकी राजधानी हम्पी थी। और ये विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। तो फ्रेंड्स, इसका जो उत्तर है आंसर वह सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। फ्रेंड्स, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक रहे हैं, उनमें से कृष्णदेवराय, जो कि जो विजयनगर पूरा साम्राज्य है, इसका एक प्रतापी शासक, या ये कहें कि महान शासकों में से एक माने जाते हैं कृष्णदेवराय, जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ एक व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। और इनके साथ व्यापारिक संबंध होते हुए कुछ पुर्तगाल से दूध भी इनके काल में आए थे। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा आंसर कृष्णदेवराय। इनके बारे में डिटेल्स है, आप नोट कर लीजिए या फिर देख लीजिए, जिसमें कि दिया हुआ है कि कृष्णदेवराय, इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद साहित्य की स्थापना भी किया था, लिखा था उसको। और इनके ही दरबार में तेलुगु भाषा के 8 दरबारी कवि रहते थे, जिनको अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और मर्मस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो जो बीजापुर है, कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पे जो गोल गुंबज का निर्माण है, वह मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वह डी हो जाएगा। मोहम्मद आदिल शाह के बारे में इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शंस में से आप देख सकते हैं, जैसे पहला है मूल अधिकार। ये संविधान में जो टोटल 25 भाग हैं, उनमें से तीसरा भाग मूल अधिकार के बारे में है। और नागरिकता के लिए दूसरा भाग है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए चौथा भाग है, और मूल कर्तव्य के लिए चौथा भाग ही है इसका ए पार्ट। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में दी गई है। तो फ्रेंड्स, इसके जो भाग हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने इसको बताया, इसका जो 5वां भाग है वह संघीय कार्यपालिका की व्याख्या दिया गया है इसमें में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। अब नागरिकता का ये पिछले क्वेश्चंस में ही हमने बताया, जो भाग 2 है अनुच्छेद 5 से 11 तक, यह नागरिकता के बारे में बताता है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला मतलब कि क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, जिन्होंने मुंडा विद्रोह या उलगुलान का नेतृत्व किया था और वो झारखंड से संबंध रखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है कहाँ पर। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का झाबुआ और अलीराजपुर जो ज़िले हैं वो मुख्य रूप से भील जनजातियों के लिए माने जाते हैं। तो वहाँ के जो सीमा है राजस्थान और गुजरात की सीमा लगती है। तो जो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इनकी जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे भील जनजातियाँ निवास करती हैं। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकी जनजाति के लोग रहते हैं कहाँ पर। फ्रेंड्स जो कुकी जनजाति है यह म्यांमार भारत के सीमा में लगे हुए जो राज्य हैं उनमें विशेषकर मणिपुर में ये लोग जो कुकी जनजातियां हैं निवास करते हैं, रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अनाज की नई बीज किस्मों का विकास, अनाज के बीज गांव खोलना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना है यह जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या गरीबों को या फिर ये कहें कि गांव में लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ये जो योजना चलाई गई है, अभी भी चलती है। तो इसके आधुनिकीकरण के लिए यह योजना शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट है वह MSMEs जो हैं उनके बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए या उद्योगों को जो खासकर नई शुरुआत करना चाहते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक उद्यमी हेल्पलाइन शुरुआत की गई थी, जिनका संबंध सूक्ष्म, छोटे, मध्यम आकार के उद्यम से है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम तौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होता है। तो फ्रेंड्स जो आर्थिक विकास है किसी भी देश में, ये जो ऑप्शंस हैं वो आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा इनको। इनमें हम केवल क्वेश्चन पढ़ के आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि इसका आंसर क्या है। फ्रेंड्स जो आर्थिक विकास है, देश जब प्रगति करता है, आर्थिक विकास करता है, तो उसमें हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति जो खर्च करने की जो क्षमता है कितनी है। और खर्च करने की क्षमता अगर ज़्यादा होगी तो हर व्यक्ति के पास ज़्यादा रुपए होंगे खर्च करने के लिए। तो ज़्यादा जब रुपए होंगे तो मार्केट में महंगाई भी बढ़ेगी, यानी कि मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास दोनों साथ मिलकर होता है। जनरली जहाँ पे आर्थिक विकास होगा वहाँ पे मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति ज़्यादा होगा तो आर्थिक विकास लगभग साथ चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। मंडाना या मांडना लोक कला शैली, फ्रेंड्स इसका जो संबंध है वह राजस्थान से है, राजस्थान राज्य से है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है। उत्कंठा एक आकांक्षा से संबंधित शब्द है हिंदी का, जिसका पर्यायवाची शब्द है लालसा, कि हम किसी चीज़ की लालसा कर रहे हों, आकांक्षा कर रहे हों। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन ए है रे टॉमलिंसन,
इन्होंने 1971 में ईमेल का मतलब एक तरह से फाउंड किया था या फाउंडर रहे हैं 1971 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रे टॉमलिंसन, ईमेल के जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? जो शरीर में सेल्स होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करती है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं कुछ भी, वो स्टार्च अलग अलग फॉर्म में, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, फैट अलग अलग हम लेते हैं भोजन के रूप में, उनमें से इनमें से किसका उपयोग ऊर्जा के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो फ्रेंड्स, शरीर में जब हम कुछ खाना खाते हैं तो ऊर्जा के रूप में बेसिकली दो जो कंटेंट होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट और एक वसा। इनका ऊर्जा के लिए उपयोग होता है, लेकिन इनको भी कन्वर्ट किया जाता है जिससे में कोशिका उसको ऊर्जा के फॉर्म में बदल सके। वो कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ही हमारी कोशिका उसको ऊर्जा उत्पादन में यूज करती है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? फ्रेंड्स, जो सलाइवा है, मुंह कहते हैं, खाना का जो पाचन है भोजन का, वह मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मुख में जो लार है, सलाइवा है, उनमें भोजन मिक्स होता है। इसके बाद जब हम आमाशय में जाता है अंदर पेट में, तो मुंह के लार में टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि भोजन को स्टार्च में कन्वर्ट करता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शंस में से जैसे सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कार्ड, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इनमें से ऑप्शंस हैं। तो शरीर का तापक्रम जो है, मस्तिष्क के जो अलग अलग भाग हैं उनमें से एक भाग है हाइपोथैलेमस। तो फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस में इसके माध्यम से शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है वह लीवर है, यकृत है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो फ्रेंड्स, जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, दो कंडीशंस में मेजर होता है। पहला, जब हार्ट बीट करता है तो एक तो जब प्रेशर धमनियों में, जो वेंस में प्रेशर, क्योंकि जब हार्ट पंप करता है तो एक अचानक से धमनियों में प्रेशर बढ़ जाता है, और जब दूसरा पंप करने के लिए थोड़ा सा जब स्थिर रहता है उस समय प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए इसको दो पैमानों में ब्लड प्रेशर दिया जाता है। जब पंप होता है, हृदय सिकुड़ता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब हृदय स्थिर अवस्था में थोड़े समय के लिए रहता है दूसरा पंप के बीच, पहला और दूसरे पंप के बीच में, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो फ्रेंड्स, जो इसमें जो सिस्टोलिक है, उस समय का जो प्रेशर होता है वह 120, इसका जो मेजरमेंट होता है mmR, जो Hg है, इनका जो स्फिग्नोमैनोमीटर है ना, स्फिग्नोमैनोमीटर जो मेजरमेंट करते हैं ब्लड प्रेशर को, तो इसमें दो मेजरमेंट होता है, 120 और 80। तो सिस्टोलिक कंडीशन में 120 होता है और जो डायस्टोलिक होता है उसमें 80 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो फ्रेंड्स, जो मनुष्य की जो बुद्धि है, स्किल और जो भी उसका इंटेलिजेंस है, वह मनुष्य के मस्तिष्क ही उसका केंद्र होता है। लेकिन मस्तिष्क में ही 3 पार्ट होते हैं। जो मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है सेरिब्रम है ना, दूसरा है सेरिबेलम और तीसरा हाइपोथैलेमस या मेडुला ऑब्लंगेटा। 3 ऐसे पार्ट होते हैं, जिनमें से जो सेरिब्रम है
सेरिब्रम मनुष्य का जो ज्ञान है, उसकी तार्किकता जो क्षमता है, वह उसका केंद्र होता है। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर है वह ए हो जाएगा। ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, बस इसका पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में जो गैसेस होती हैं, एक वायु जो है गैसों का क्या है, मिक्सचर है। तो इसमें अलग अलग गैसेस होती हैं। जैसे 78% है तो ये नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा जो वायु में पाई जाती है। 21% है ऑक्सीजन, और 4% ऐसा कोई गैस नहीं है जो 4% पाई जाती हो, और 3% 0.03% ये CO2 का परसेंटेज है। हालांकि ये ग्लोबल वार्मिंग में जिसका इफेक्ट देखा जाता है, तो CO2 का जो परसेंटेज है वायु में वह बढ़ करके 0.04% हो चुका है। लेकिन अभी भी पुराने मापदंडों को ही अपन लेके चलते हैं तो 0.03। तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। मनुष्य में का जो श्वसन होता है, रिस्पायरेशन, उसका अंग लंग्स, फेफड़े हैं। फेफड़ों के माध्यम से ही मनुष्य सांस ले पाता है और सांस को छोड़ता है। तो उसका जो मुख्य अंग कौन सा है, फेफड़ा है, लंग्स। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन तंत्र से संबंधित अभी का जो कोरोना जो चल रहा है वो भी श्वसन तंत्र से ही संबंधित है। उसी के साथ जो ये ऑप्शंस हैं इनमें टीबी, निमोनिया, डायरिया। डायरिया फ्रेंड्स पेट से संबंधित है, आंत से, हैजा बोलते हैं इसको। और ये जो टीबी है और निमोनिया है, टीबी बोलते हैं ना कि जब एक हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो जाए, ज़्यादा दिन तक की खांसी, टीबी। और निमोनिया फेफड़ों में इन्फेक्शन। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे सही, जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। फ्रेंड्स जब किसी बॉडी में जीव हो या जंतु हो, तो ज़्यादा अगर जल की मात्रा हो जाए तो किसी न किसी माध्यम से वो बाहर निकाला जाता है उसको। अगर पौधों में ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी हो जाए, जल हो जाए, तो उसमें एक रिस्पायरेशन जो श्वसन होता है वो नहीं, मतलब श्वसन के माध्यम से इंसानों में थोड़ा बहुत भाप की मात्रा में पानी कन्वर्ट होकर के निकलता है। लेकिन यहाँ पे पौधों के बारे में पूछा गया है, वाष्पोत्सर्जन है ना। वाष्पोत्सर्जन इसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। इसके माध्यम से जो पौधों की जो पत्तियाँ हैं, पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहाँ से वो जो जल है भाप के रूप में कन्वर्ट होकर के वायुमंडल में मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने से 68 उम्र की में निधन हो गया था, है ना। 68 वर्ष में किसका मृत्यु हो गया, जो RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो KC चक्रवर्ती हैं उनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए। तो इसमें ध्यान देना है कि कितने राज्यों के लिए ये जो निधि जारी किया है जल जीवन मिशन के तहत। तो फ्रेंड्स ये 7 राज्य हैं जिनके लिए प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020
मिला है। तो सरस्वती सम्मान 2020 इनमें से जो शरण कुमार लिम्बाले हैं इनको मिला है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है। फ्रेंड्स, इसमें कर छूट की बात है, गवर्नमेंट कर छूट की बात कर रही है कि अगर आप कोई नई वाहन खरीद रहे हैं तो पुराने वाहन को का स्क्रैप सर्टिफिकेट कि आपने उसको स्क्रैप करने के लिए दिया हुआ है, यानी कि आपने उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है पुराने वाहनों को, ताकि उसको फिर से रीयूज ना कर सकें। क्योंकि आपको वजह से पता होगा कि जो BS6 चल रहा है अभी, भारत स्टैंडर्ड जो प्रदूषण के मापदंड हैं उनके अकॉर्डिंग, तो इसमें ऐसा प्रोत्साहन करने के लिए इस चीज़ को गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है। तो जिसमें 25% कर छूट की बात प्रस्ताव रखा है गवर्नमेंट ने कि अगर आप पुराने वाहनों का स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो नए वाहनों की खरीद पे आपको 25% कर मुक्त कर में छूट दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है। फ्रेंड, जो HDFC बैंक है इसको एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि सिंधिया वंश का प्रतापी शासक कौन था। तो फ्रेंड्स, जो सिंधिया वंश है ग्वालियर मध्य प्रदेश के जो जिला ग्वालियर है वहाँ पे, उनमें महादजी सिंधिया जो हैं वो उस वंश के सबसे प्रतापी राजा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि लौह युग के धूसर चित्रित मृदभांड मध्य प्रदेश में किस स्थान से मिले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको पता होगा कि जो लौह युगीन धूसर चित्रित मृदभांड है और ये प्रदर्शित करता है कि जो आपकी वैदिक सभ्यता रही है उस टाइम की। अब फ्रेंड्स, आपको पता है वैदिक सभ्यता उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा विस्तृत रूप से थी, और भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है उसका उत्तरी सीमा मुरैना भिंड, यह यहाँ पर जो लौह युग के धूसर चित्रित मृदभांड पाए गए हैं, मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि अशोक के जो शिलालेख हैं, महाशिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं, है ना, तो उनमें से दो जो शिलालेख हैं जिनमें एक माना जाता है माक्सी और दूसरा है दतिया। यहाँ के जो शिलालेख है जहाँ पे अशोक का नाम अशोक राजा के रूप में लिखा गया, अशोक का मूल नाम अशोक के रूप में लिखा गया है, तो उन्हीं में से दतिया है। तो लिखा है कि पूछा गया है कि अशोक के शिलालेख कहाँ मिले हैं, किस जिले में, तो दतिया जिले में मध्य प्रदेश के मिला है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी। तो फ्रेंड्स, जो चंद्रगुप्त हैं, ये जो द्वितीय चंद्रगुप्त हैं, आपको पता है कि गुप्त साम्राज्य का जो प्रथम चंद्रगुप्त हैं वह गुप्त साम्राज्य के पहले रहे हैं, और इसके जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, इनकी राजधानी जो है उज्जैनी थी। फ्रेंड्स, जो मैं बताना चाह रहा था कि जो चंद्रगुप्त हैं इसी वंश के गुप्त वंश के रहे हैं, है ना, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले रहे हैं, इसलिए जब नाम पड़ा चंद्रगुप्त, इनको द्वितीय इनके नाम के आगे लगाया गया, और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो अलग है ना। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, उनकी राजधानी उज्जैनी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो खजुराहो है
मध्य प्रदेश में फेमस मंदिर स्थापत्य कला के लिए फेमस है। इसका जो निर्माण है वह चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर में जो महान प्रतापी शासक रहे हैं वह महाराज सिंधिया, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा। इसमें पूछा है कि इस सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर हो जाएगा राणोजी सिंधिया हो जाएगा। इन्होंने सिंधिया वंश की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में किस छावनी ने सबसे पहले सन 1857 में विद्रोह किया था? जैसे आपको पता होगा कि जो मंगल पांडे हैं 1857 की क्रांति के जो शुरुआत किया था उन्होंने, तो मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सी छावनी है जो कि 1857 क्रांति की शुरुआत की थी? तो इसमें फ्रेंड्स जो नीमच की छावनी है, नीमच मध्य प्रदेश का जो जिला है, वहाँ पे जो उस समय की छावनी थी, वहाँ के सैनिकों ने सबसे पहले मध्य प्रदेश में विद्रोह किया था। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी? तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ पे हुई थी? मुंबई में। तो इसका जो गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब पहुंची, तो पूछा गया है यही। इसकी जो मध्य प्रदेश में गतिविधियां हैं वो 1904 में शुरू हुई थी फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन अपन फ्रेंड्स कि वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स वॉलीबॉल, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉलीबॉल जो नेट होता है, जाली बीच में जो रहती है, इसके दोनों तरफ जो खिलाड़ियों की संख्या होती है एक टीम में वह 6 होती है। इनकी जो पोजीशनिंग स्थिति है आप यहाँ से पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या है वह इसके अनुसार से आप देख सकते हैं कि इनकी पोजीशनिंग देख सकते हैं आप। बाकी वैसे खिलाड़ियों की संख्या जो है एक टीम में वह 5 होती है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि इसमें अरेंजमेंट करना है। आपको अलग अलग एक सेंटेंस के अलग अलग वर्ड दे दिए गए हैं और उन वर्ड्स को आपको अरेंज करना है। जैसे नॉट, हरी, अवे, रन, डीड। तो आपको अगर स्ट्रक्चर जैसे सेंटेंस का पता होगा तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको हिसाब से देखें तो समझ में आ रहा है कि जो हरी है वह सब्जेक्ट आ रहा है यानी कि दूसरा, और वर्ब जो है इनमें से रन चौथा है ना, और यहाँ पे जो नॉट है और डीड है। तो जब हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो वर्ब से पहले जो हेल्पिंग वर्ब आता है ना, हेल्पिंग वर्ब में नॉट या मतलब जो लगता है, तो यहाँ पे जो डिड है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आया है। तो डिड और नॉट यानी कि 2 से पहले 2 के बाद 5 और 1, डिड नॉट रन, फिर यहाँ पे वर्ब आएगा। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वह आ जाएगा 3, यानी कि 2, 5, 1, 4, 3। आंसर हो जाएगा 2, 5 ये। इसको अरेंजमेंट अगर इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा कि हरी डिड नॉट रन अवे। ओके फ्रेंड्स, आंसर ये हो जाएगा। अगला है कि इसको भी अरेंज करना है। लिखा है आई हेल्प नॉट यू डिड। फ्रेंड्स इसमें जो सब्जेक्ट है वो समझ में आ रहा है आई है ना।
अब ये नॉट लगा है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है डिड, तो 5 हो जाएगा। इसके बाद नॉट, तो 3। हेल्प, इसके बाद वर्ब, वर्ब जो है इसमें हेल्प 2। इसके बाद ऑब्जेक्ट यू। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 1 5 2 1 5 3 2 4, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अलग अलग वही चीज़ है, वही पिछला जैसे ही प्रश्न है, इसको अरेंज करना है कि नॉट होटल कंफर्टेबल वाज दी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, वही स्ट्रक्चर, उसी के हिसाब से हम देखें। अब यहाँ पे नॉट नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो किसकी बात हो रही है, तो सब्जेक्ट के तौर पे या फिर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वैसे ही, तो कौन है, तो यहाँ पे है दी होटल। तो अब ये जो दी है ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे पहले लगेगा, यानी कि 5 पहले आ जाएगा, 2 आएगा, है ना, तो दी होटल हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है 4 वाज। इसके बाद नॉट आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, तो 1 हो जाएगा वाज नॉट कंफर्टेबल, तो इसका 3। तो आंसर हो जाएगा कि 5 2 4 1 3, आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी हैव दैट सम बिफोर। फ्रेंड्स ये एक तरह से जो सब्जेक्ट वर्ब जो रिलेशन है या फिर सब्जेक्ट वर्ब के जो बीच बॉन्ड होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। जैसे कि हैव सम, जब हम किसी के लिए पूछते हैं कि क्या इससे पहले कुछ मिलेगा हमें, तो हम अगर ये बोलें कि नहीं क्या इससे पहले हमें चाय मिल जाएगी क्या, तो अगर हम इसको जैसे पूछते हैं कि हैव सम टी बिफोर दैट, तो इसको इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि हम जब दो पहले आ जाए कि हैव, फिर सम, फिर एक टी, बिफोर 5 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि वाज एंड सुरेश काइंड लव। यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहा है कि वो, मतलब ये सुरेश जो है उसके दो गुणों की बात कर रहा है कि वो क्या है। तो हम जब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सुरेश 3, अब वाज है था, है ना, था, अब पता नहीं है या नहीं, तो इसके बाद आ जाएगा एक। अब इनमें से 2 है, हम देखते हैं कि 3 एक वाला ऑप्शन में क्या है, 3 एक वाला एक ही ऑप्शन है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये 4 आ जाएगा वो काइंड, एंड आ जाएगा, और इसके बाद लविंग, तो हो जाएगा 3 1 4 2 5, आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एप्टी रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसको हम समझते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, हिंदी वाले जो हैं, बाकी इंग्लिश को तो अच्छा है। A boy leaves his school and travels 8 kilometers towards the east. He takes a left turn and travels 6 kilometers in that direction, and then returns towards the east and travels another 5 kilometers. Finally, he turns right and travels 10 kilometers. In which direction is he now from his school? फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व जब करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो पहले हम इसको फॉलो करते हैं कि ये जो बोला जा रहा है वो क्या है, और फॉलो करते ही हमें आंसर मिल जाता है। तो बोला जा रहा है कि अ बॉय लिव्स हिज स्कूल, एक लड़का स्कूल से निकलता है, छोड़ता है, एंड ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट,
पूर्व की ओर। अब पूर्व किधर की ओर हम कर सकते हैं, तो हम जब मैप में डायरेक्शन को देखते हैं तो मैप में डायरेक्शन देखते हैं तो हम ऊपर नॉर्थ लेते हैं और साउथ लेते हैं, इधर ईस्ट हो जाता है और इधर वेस्ट हो जाता है। तो हम एक पॉइंट लेंगे, हमने मान लेते हैं एक पॉइंट लिया है यहाँ पे उस स्टूडेंट का स्कूल। अब वहाँ से निकला वो बाहर और 8 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ चला, हम इसको मानते हैं कि यह 8 किलोमीटर इधर चला है। एंड ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब फ्रेंड्स, अब जो फेस इधर किया है तो उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, अगर इधर के फेस किया हुआ कोई लड़का खड़ा है तो। अब बोला है कि ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न यानी कि वो इधर की ओर मुड़ा, लेफ्ट साइड में मुड़ा अपने। एंड ट्रेवल्स 6 किलोमीटर इन दैट डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से चला वो और 6 किलोमीटर इधर की तरफ अपने बाएं तरफ चला इन दैट डायरेक्शन। एंड देन टर्न्स टूवर्ड्स इन द ईस्ट, फिर से वो पूर्व की तरफ मुड़ा यानी इस डायरेक्शन में। एंड कितना चला, 5 किलोमीटर चला। अब बोला है कि एंड फाइनली ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। अब अगर इधर फेस किया है तो उसका राइट, यहाँ पे बताया आपको कि लेफ्ट इधर है तो राइट नीचे साइड में होगा, तो राइट साइड में मुड़ा, यानी कि 6 यहाँ पे गया तो 6 यहाँ तक कवर कर लिया, इसके बाद 4 और इधर चला, यानी कि इस डायरेक्शन में ये 10 फाइनली किलोमीटर चला। अब बोला है कि इन विच डायरेक्शन ही नाउ फ्रॉम हिज स्कूल। अब इसका स्कूल यहाँ पे है और इसका डायरेक्शन कहाँ पे हो गया, ऐसे। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ ये वाला जो डायरेक्शन है आप ये इसके हिसाब से देख सकते हैं कि इस वाले पोजीशन में आएगा, और इस वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे, साउथ और ईस्ट। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में दर्शाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, अंग्रेजी शब्दकोश में आपको अल्फ़ाबेटिकल जो भी वर्ड्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल दर्शाए जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल में जैसे कि आपको पता है ए से जेड तक जो भी क्रम है इसी क्रम में शब्दकोश होता है। अब इसमें जो दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे कि जो शब्दकोश में कौन पहले आएगा, तो हम ये देख लेंगे कि जो जिनके जो लेटर्स हैं ए टू जेड तक के क्रम में जिस हिसाब से पहले आएंगे वही पहले आएगा, है ना। तो जो हम यहाँ पे देखते हैं कि पी आर ई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो पी आर ई तक तो सब में कॉमन है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो चौथा लेटर है वह इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें एफ है, और इसमें भी एफ है। तो भी से पहले एफ आएगा, यानी कि 3 और 4 पहले आएंगे, और इनमें एफ तक तो ठीक है। इसके बाद इसमें ई है और इसमें ओ है। तो फ्रेंड्स, जो ई है वो ओ से पहले आएगा, यानी कि तीसरा पहले आएगा। अब इसके बाद इनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसके जस्ट बाद ये आ जाएगा 4 नंबर। अब इसमें वी तक तो सब सेम है, इसके बाद ई है और 5वां लेटर जो इनका है, इसके बाद आई है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो ई है वो आई से पहले आता है, तो इसका सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाला आंसर लास्ट में देखते हैं, इसमें 2 हो जाएगा और इसमें इसके बाद पहला वाला आ जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है देखते हैं, 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो सी। ओके, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक निश्चित कूट में जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं ये देखा, एक निश्चित कूट में जो ब्रिंग है, तो ब्रिंग को लिखा गया है इस रूप में, है ना, नंबर के फॉर्म में लिखा गया है, और जो जेल है उसको इस रूप में लिखा गया है। तो जो ब्रिंजल है उसको कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ का जो ब्रिन है और यहाँ का जो जल है ना, यहाँ पे हम जेल का अगर आई वाला देखते हैं कि आई के लिए जो 6
यूज किया गया है, हम उसको हटा देते हैं। तो लास्ट का है 437, जेल का हो जाएगा। और जो ब्रिन है, ये जो पहले वाला जो वर्ड के लिए यूज किया गया है जो नंबर्स, जैसे BRIN, तो इसका है 4 तक 2569। फ्रेंड्स इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इनमें से देखते हैं कौन मैच कर रहा है। 253, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा बी। जैसा अगर कभी कभी दिया रहता है कि अगर मैच कराने से मिल रहा है कि नहीं, इन्हीं में से ही अगर पूछा जा रहा है तो उन्हीं में से मैच कराएंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि सीधे सीधे BRING लिखा है, तो इनके जो अल्फ़ा न्यूमेरिक जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हीं के नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो वाला क्वेश्चन होते हैं। अगर ऐसा और कोई क्वेश्चन आता है तो हम देखेंगे। फिलहाल अभी इसका आंसर ये होगा। अगर इसमें और कुछ अगर डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप पूछेगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि 6 स्टार मार्क 9 - 4 = 58 एंड इतना, ये तीन अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। और ये पूछा हुआ है कि 2 को दिया हुआ है और 2 के बाद तीसरा दिया हुआ है, जिसमें एक जगह को उसने पूछा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। तो हम पहले और दूसरे को समझ लेते हैं, और इसी को अगर ये रिपीट किया गया है यही मेथड को, तो इसको फाइंड किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जो ये बराबर में इक्वल में है 58 लाया गया है कि 6 स्टार 9 - 4 = 58 है, वो कैसे आया। हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम यही स्टार है इसके जगह पे अगर हम मल्टीपल करते हैं, और शायद मल्टीपल का ही सिंबल है लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। तो 9 × 6 = 54 - 4 = वैसे तो हम देखेंगे तो यहाँ से 50 आ जाएगा, लेकिन अगर हम माइनस को एज ए प्लस ट्रीट करें तो क्या होगा 58। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 9 × 3 = 27, 27 - 7 = वैसे तो 20 आएगा, लेकिन अगर हम इसको प्लस ट्रीट करें तो कितना आएगा 34। तो पैटर्न पता चल गया, यानी कि ए जो है यहाँ पे मल्टीपल होगा और यहाँ पे 4, यहाँ पे जो माइनस है इसको एज ए प्लस ट्रीट किया जा रहा है, यानी कि हम इसको अपने से सॉल्व करने के लिए प्लस लिखेंगे। 9 = कितना है 91। अब प्लस है ये उस साइड जाएगा, जब हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे इसको, तो a × 4 = 91 - 9 = कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 82। ओके, अब 4 का दोनों साइड भाग देंगे, डिवाइड करेंगे दोनों साइड 4 को, तो यहाँ केवल 1 बचेगा और यहाँ पे 82/4 हो जाएगा। और इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 41/2, यानी कि 20/5। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फिर से कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आ गया कि एक निश्चित कूट भाषा में कैसियो को न लिखा गया है और लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सिटीजन को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न फॉलो करने वाला चीज़ अपने को, जैसे कि कैसियो है और जो पूछा गया है वैसे ही मिल जाए नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसके जो लेटर्स हैं इनमें से एक ही शब्द मिल पा रहा है ऐसा, और आई मिल पा रहा है, और एक किस पोजीशन में ये भी प्रॉपर मैच कर पाना ठीक नहीं। तो पहले देखते हैं हम, अगर सी की जगह पे 3 देखें तो 3 तो ठीक है, 3 बाकी अगर ये पहला ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएगा। अब बचते हैं अपने पास 3 ऑप्शन। अब इसके बाद ए है और ए का इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है, तो हम ऐसा समझते हैं इसको कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनके जो नंबर हैं आपको ए से लेके जेड तक, यहाँ इनके नंबर्स आपको याद रखना होगा। जैसे ए के लिए हम 1 लिखते हैं और जो जेड है उसके लिए 26 लिखते हैं। वैसे जो बीच में जितने भी लेटर्स आते हैं उनके पर्टिकुलर ये इस क्रम से नंबर होते हैं, है ना।
तो उनमें हम देखते हैं कि जो सिटीजन है, तो सिटीजन के लिए नंबर या तो आप ऐसे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से देखें तो ए भी वैसे लिखा है जैसे सी है, सी के लिए 3 यूज किया गया है, और ए है, ए के लिए 1 यूज किया गया है, और एस है, एस के लिए 19 यूज़ किया गया है, आई के लिए 9 एंड ओ के लिए 15 ऐसे। तो वैसे हम जब देखते हैं कि सी के लिए कितना होगा 3, आई के लिए 9 और टी के लिए 20 है ना, और आई के लिए अगेन 9 और जेड के लिए 26 एंड ई के लिए 5 एंड एन के लिए 14। तो फ्रेंड्स ये आंसर हो जाएगा डी। सो फ्रेंड्स ये हमारे आज के जो टेलीग्राम क्यूज है उसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, लिखें। और हमारा क्यूज अटेम्प्ट करने के लिए टेलीग्राम पे जा करके हमारा इस चैनल को, इस ग्रुप को ज्वाइन करें, और आपका सहयोग चाहिए, बाकी सब ठीक है। मिलते हैं कल के क्यूज में हम सॉल्व एक्सप्लेनेशन करते हुए। तो सो फ्रेंड्स आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।